बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूरोक्राइन रेगुलेशन ऑफ जीआईटी फंक्शन। जो जीआईटी के जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए तीन मैकेनिज्म होते हैं, तीन केमिकल मैसेंजर होते हैं जो जीआईटी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। पहला एंडोक्राइन, दूसरा पैराक्राइन और तीसरा न्यूरोक्राइन। तो आज हमने पढ़ना है न्यूरोक्राइन। जो न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स, इनकी जो प्रोडक्शन होगी इन केमिकल्स की या फिर जीआईटी पेप्टाइड्स की, इनकी प्रोडक्शन होगी न्यूरॉन्स के अंदर। यानी ये न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो गए, सेल बॉडी यानी सोमा के अंदर सिंथेसाइज होने के बाद ये एंटीरोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के जरिए एक्सोनल टर्मिनल के पास जाएंगे। दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होती है एक्सोन के अंदर, एक एंटीरोग्रेड, दूसरा रिट्रोग्रेड। एंटीरोग्रेड सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ यानी एक्सोनल टर्मिनल की तरफ, और जो एक ट्रांसपोर्ट होती है एक्सोनल टर्मिनल से लेकर सेल बॉडी की तरफ, उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। हम इसको पढ़े थे न्यूरोकाइंस को। जो न्यूरोकाइंस की प्रोडक्शन होती है वो न्यूरॉन्स से होती है, जो वो भी हम जीआईटी के वाले से पढ़े हैं ना, वैसे इसकी प्रोडक्शन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी होती है और ब्रेन में भी होती है, लेकिन अभी हम जीआईटी को पढ़ेंगे। इनकी प्रोडक्शन सेल बॉडी के अंदर हुई, सेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने के बाद एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट के जरिए एक्सोनल टर्मिनल के पास जाएगी। जब एक्सोनल टर्मिनल के अंदर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा तो कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम उस वेजिकल्स की मोबिलिटी करवाएगा, उसकी एक्सोसाइटोसिस होकर ये साइनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज हो जाएगी। साइनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज होने के बाद अपने टारगेट टिश्यू के ऊपर जाके काम करेंगे। इसकी हमने तीन एग्जांपल पढ़नी है, एक होगा वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, दूसरा बोम्बेसिन और तीसरा एनकैफ्लिन। तो हमने तीन न्यूरोकाइंस को पढ़ना है, वैसे होते बहुत सारे लेकिन अभी हमने तीन को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट होते हैं जीआईटी के। पहला है वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड या फिर इसे वीआईपी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 28 अमाइनो एसिड के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसको सिक्रेटिन फैमिली के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसकी हाफ लाइफ 2 मिनट्स होती है, यानी इसकी हाफ लाइफ काफ़ी शॉर्ट होती है, जैसे ही प्रोड्यूस होगा फौरन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होगी? न्यूरोक्राइन से, तो इसकी प्रोडक्शन न्यूरॉन्स के अंदर होगी। स्पेसिफिकली ऐसे न्यूरॉन्स जो ग्लूकोजा को इनहिबिट करते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना यानी स्मूथ मसल को सप्लाई करते हैं, उन न्यूरॉन्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन होगी। और इसकी प्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो सकती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पेसिफिकली ब्रेन के अंदर और ऑटोनॉमिक नर्व्स के अंदर। वहाँ पर ये जो इसकी रिलीज होती है ना, वहाँ पर इसकी रिलीज एसिटाइलकोलिन के साथ को एग्जिस्ट होती है। यानी ये एक्सोनल टर्मिनल के ऊपर जब भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है तो उस एक्सोनल टर्मिनल में वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड और दूसरा एसिटाइलकोलिन ये एक साथ रिलीज होते हैं, लेकिन इंटेस्टाइन में वीआईपी आइसोलेटेड होता है। यानी इंटेस्टाइन में जब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा तो वीआईपी सिर्फ ही वीआईपी अकेला प्रोड्यूस होगा, इसके साथ एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा। तो ये जीआईटी और ब्रेन में फंक्शन होता है कि ब्रेन में ये को एग्जिस्ट करते हैं एसिटाइलकोलिन के साथ, लेकिन जीआईटी के अंदर ये को एग्जिस्ट नहीं करता। इसके एक्शन क्या होते हैं? इसके एक्शन पहला ये है कि इसने नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस को बढ़ा देना है एंडोथेलियल सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन को बढ़ाएगा। तो पहला फंक्शन हो गया इसका वेजोडाइलेशन। दूसरा इसका फंक्शन होता है कि जो इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स होते हैं, स्पेसिफिकली स्फिंक्टर्स के, उनको रिलैक्स करवाता होता है। तो स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन कराने के लिए जो जीआईटी पेप्टाइड होगा उसको बोलेंगे वीआईपी, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। तीसरा इसका जो फंक्शन होता है ये इंटेस्टिनल सिक्रेशन को बढ़ा देता है। जो इंटेस्टाइन की जो सिक्रेशन होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर मुश्तमिल होती है। यानी ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रेशन को बढ़ा देगा। इसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कॉलेरा लाइक फ्लूइड के प्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो हमने क्लिनिकल में पढ़ना है। चौथा फंक्शन होगा कि इसने गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देना, इनहिबिट कर देना। पांचवा इसका फंक्शन होगा इसने एसिटाइलकोलिन के एक्शन को पोटेंशिएट करना है। पोटेंशिएट का मतलब उसके एक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, रीइंफोर्स करना है। किसके ऊपर? सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर। छठा इसका फंक्शन होता है कि ये जो पेनिक्रियाज के अंदर होता है ना, वाटरी और बाइकार्बोनेट सिक्रेशन को बढ़ा देना। इसका ये जो एक्शन है ना वो सिक्रेटिन जैसा है। सिक्रेटिन भी पेनिक्रियाटिक टिश्यू पे जाके काम करता था, वहाँ पे वाटरी और बाइकार्बोनेट सिक्रेशन को बढ़ा देता था ताकि वो जो स्टोमक के अंदर आने वाला जो एसिडिक मटेरियल है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इसके 6 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन वेजोडाइलेशन, दूसरा स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन, तीसरा इंटेस्टिनल सिक्रेशन को बढ़ा देना, चौथा जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देना, पांचवा एसिटाइलकोलिन के एक्शन को पोटेंशिएट कर देना सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर, और जो इसका छठा और इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है पेनक्रियाटिक वाटरी और बाइकार्बोनेट सिक्रेशन को बढ़ा देना। इसका जो एक्शन है वो सिक्रेटिन फैमिली जैसा है, जिसकी वजह से इसको सिक्रेटिन फैमिली के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है? अगर वीआईपी की एक्सट्रीम प्रोडक्शन हो जाए, सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो ये इंटेस्टिनल फ्लूइड में ज़्यादा प्रोडक्शन करा देगा।
अगर वीआईपी की सिक्रेशन ज़्यादा होती है तो ये इंटेस्टाइन से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा कि ऐसा लगता है कि जो डायरिया हो चुका है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे पेनक्रियाटिक कॉलेरा या फिर वाटरी डायरिया सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ से पेनक्रियास से भी प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरी तरफ इंटेस्टाइन से भी ज़्यादा वाटरी इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसा लगता है कि ये कंडीशन कॉलेरा से रिजेंबल कर रही है। हमने कॉलेरा को अलग क्लिनिकल में पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर में। अगला है जीआरपी। जीआरपी का मतलब होता है गैस्ट्रिन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड या फिर सिंपल पेप्टाइड। इसका दूसरा नाम बोम्बेसिन। बोम्बेसिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक फ्रॉग की स्पीशीज थी जिसको बोम्बेसिन बोलते थे, वहाँ से इसको आइसोलेट किया गया था फ्रॉग की स्किन से, जिसकी वजह से इसको बोम्बेसिन बोलते हैं। इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? नॉर्मली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं ना, जो जी सेल्स के ऊपर खत्म हो रहे होते हैं, उन्होंने जी सेल्स को स्टिमुलेट करना होता है ताकि वो गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को बढ़ा सके। जो एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जी सेल को इनर्वेट करता है, सप्लाई करता है, वहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे रिलीज होता है जीआरपी, बोम्बेसिन प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे एसिटाइल कोलिन एक्शन को मीडिएट नहीं करता, बल्कि वहाँ पर जीआरपी बोम्बेसिन होता है। इसका मतलब अगर हम ऐसी ड्रग ले जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर दे, लेकिन वो ड्रग वो जी सेल्स के ऊपर जाके काम नहीं करेगी, क्योंकि जी सेल्स के ऊपर तो बोम्बेसिन काम कर रहे हैं, वहाँ पे एसिटाइल कोलिन का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। तो जी सेल का फंक्शन क्या हुआ, जीआरपी का फंक्शन क्या हुआ? ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम आता है और ये पैरासिम्पैथेटिक मीडिएटेड गैस्ट्रिन सिक्रेशन को बढ़ा देता है। अगला है एनकैफ्लिन। एनकैफ्लिन दो वैरायटी की है, ल्यूएनकैफ्लिन एंड मेटेनकैफ्लिन। ये भी न्यूरॉन्स के अंदर प्रोड्यूस होगी। ऐसे न्यूरॉन्स जो म्यूकोसा को सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे न्यूरॉन्स जो स्मूथ मसल को सप्लाई कर रहे हैं, यानी मस्कुलरिस एक्सटर्ना को इनर्वेट कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हम इसके सी टर्मिनल पेप्टाइड को देखते हैं, कार्बोक्सी टर्मिनल पेप्टाइड। अगर वहाँ पर मैथ्योनिन हो तो उस एनकैफ्लिन को बोलेंगे मेटेनकैफ्लिन। अगर कार्बोक्सी टर्मिनल पेप्टाइड पर जो अमाइनो एसिड हो ल्यूसीन हो तो उसको बोलेंगे ल्यूएनकैफ्लिन। तो मेटेनकैफ्लिन और ल्यूएनकैफ्लिन ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिल टर्मिनल अमाइनो एसिड रेसिड्यू। अगर मैथ्योनिन होगा तो मेटेनकैफ्लिन, अगर ल्यूसीन होगा तो ल्यूएनकैफ्लिन। इनके फंक्शन क्या होते हैं? इनका फंक्शन होता है कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। स्पेसिफिकली कौन से स्मूथ मसल की? ये स्फिंक्टर की बढ़ा देती है। जैसे लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देना, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इलियोसेकल स्फिंक्टर है, और दूसरा इसका फंक्शन होता है पेरिस्टाल्सिस को भी प्रमोट करना। यानी ये जीआईटी के मोटिलिटी को बढ़ा रहा है, चाहे वो पेरिस्टाल्सिस हो चाहे वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो, यानी टोन को बढ़ा देना। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है? जो एनकैफ्लिन होते हैं ना, वो इंटेस्टिनल ट्रांसिट टाइम को स्लो कर देते हैं। ट्रांसिट टाइम को स्लो करने का मतलब जो फीकल मटीरियल होगा, जो फ्लूइड होगा या फिर जो सिक्रेशंस होगी, वो स्लो मूव करेगी, इतनी ज़्यादा स्लो मूव करेगी जिसकी वजह से इनकी रीअब्जॉर्प्शन ऑप्टिमम होगी। दूसरी बात, ये इंटेस्टिनल सिक्रेशन को भी ब्लॉक कर रही है, स्पेसिफिकली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की। पहला काम ये कर रही है कि ये इंटेस्टिनल ट्रांसिट टाइम को स्लो कर रही है, दूसरा ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रेशन को भी ब्लॉक कर रही है। इन दो एक्शन की वजह से जो मेटेनकैफ्लिन और ल्यूएनकैफ्लिन होते हैं, ये डायरिया को ट्रीट करते हैं। डायरिया में ये होता है कि कुछ ज़्यादा ही फ्लूइड प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये किस तरह प्रिवेंट कर रहे हैं? पहली बात, ये इंटेस्टिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस होने नहीं दे रहे। दूसरी बात, जो मटीरियल है, जो ल्यूमिनल कॉन्टेंट्स हैं, उनका ट्रांसिट टाइम को स्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्सॉर्प्शन ऑप्टिमम लेवल पे हो सकेगी और डायरिया प्रिवेंट होगा। अब हम पढ़ लेते हैं दूसरे केमिकल पेप्टाइड्स या फिर दूसरे केमिकल मैसेंजर्स। उसमें सब्सटेंस पी और ग्वानिलिन को पढ़ना हमने। सब्सटेंस पी ये प्रोड्यूस होता है जीआईटी के अंदर। जीआईटी के कौन से सेल्स के अंदर? एंडोक्राइन और न्यूरॉन सेल के अंदर। इनका फंक्शन ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं सब्सटेंस पी का। दूसरा कंपाउंड है ग्वानिलिन। ग्वानिलिन प्रोड्यूस होता है जीआईटी के सेल से। ये तमाम जीआईटी के सेल से प्रोड्यूस होता है, वो पाइलोरस से रेक्टम तक, यानी पाइलोरस से रेक्टम तक अगर मैं तमाम जीआईटी के सेल्स को देखूं तो वो ग्वानिलिन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते होते हैं। ग्वानिलिन का फंक्शन क्या होता है? ग्वानिलिन होता है ना, वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वो होता है ग्वानिलाइल साइक्लेस। जिस तरह एडिनाइल साइक्लेस होता है वो साइक्लिक एमपी को प्रोड्यूस करवाता है, इसी तरह ग्वानिलाइल साइक्लेस होता है, वो साइक्लिक जीएमपी की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अगर साइक्लिक जीएमपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट कराता है। वो प्रोटीन काइनेज जी किसी और प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करा के क्लोराइड की सिक्रेशन को ल्यूमिन के अंदर बढ़ा देती है। यानी इसका जो अल्टीमेट फंक्शन होगा ना, वो क्लोराइड की सिक्रेशन को बढ़ा देना इंटेस्टिनल ल्यूमिन के अंदर। और सिंपल हम ये कह सकते हैं ये डायरिया भी कॉज कर सकते हैं। अभी डायरिया कैसे कॉज करेगा वो हमने डायरिया वाले टॉपिक में देखना, लेकिन थोड़ा बहुत ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं। जो ई कोलाई, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं ई कोलाई जो डायरिया प्रोड्यूस कर सकते होते हैं, वो एक
टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उस टॉक्सिन को बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। वो एंडोटॉक्सिन हीट स्टेबल होता है, उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता, वो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ग्वानिलिन से रिजेंबल करता होता है, रिजेंबल करता होता है, तो इसका मतलब ये एंडोटॉक्सिन ग्वानिलिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, वही काम करेगा जो ग्वानिलिन करता होता है। और ये टॉक्सिन चूंकि ज़्यादा अमाउंट में होता है और ये टॉक्सिन को डैमेज करने वाला कोई पार्ट नहीं होता, यानी इस टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई कंपोनेंट नहीं होता, तो ये टॉक्सिन ज़्यादा अरसे तक काम करेगा, ज़्यादा प्रोलोंग एक्शन होगा। ज़्यादा प्रोलोंग एक्शन होने की वजह से ग्वानिलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता जाएगा। ग्वानिलिन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ग्वानिलिन साइक्लेज के एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, साइक्लिक जीएमपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्लोराइड की सिक्रेशन ज़्यादा होगी, क्लोराइड की सिक्रेशन ज़्यादा होगी तो डायरिया होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थी। हमने इसको डिटेल से देखना डायरिया वाले टॉपिक पे। जो ग्वानिलिन रिसेप्टर्स होते हैं नॉर्मली कहाँ कहाँ होते हैं, ये किडनी के अंदर होते हैं, लीवर के अंदर होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला ये होता है कि जो इन टिश्यू के अंदर, ऊपर वाले 3 टिश्यू के अंदर, किडनी, लीवर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसमें जो फ्लूइड के मूवमेंट होते हैं उसको कंट्रोल करते होते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। दूसरा फंक्शन ये होता है कि इंटेस्टाइन और किडनी के एक्शन को इंटीग्रेट करते होते हैं।